हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीजीएल दिसंबर 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे। ये वाले प्रश्न हमने सीजीएल दिसंबर 2022 की प्रश्न पत्र में से लिए हुए हैं। इस वीडियो सीरीज में हम हर एक प्रश्न पत्र के सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं ताकि आप ये जान पाएं कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, परीक्षा में क्या ट्रेंड चल रहा है और आप अपनी तैयारी उसी तरीके से और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में संख्याओं के बीच का अंतर से शुरुआत करते हैं। अगर संख्याओं के बीच का जो अंतर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो या काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं बड़ी या एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही हो तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब से या गुणा और भाग से मिलता है, बजाय कि जोड़ या घटाव से। अब यहाँ पे देखें तो 19 है और 19 के बाद सीधे 324 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 25 और 576, मतलब संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं। तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब से या गुणा या भाग से मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे देखने पे हमको समझ में आ रही है, 324 किसका वर्ग होता है? 324 18 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 576 किसका वर्ग होता है? 576 24 का वर्ग होता है। तो ये 24 और 18 के पूर्ण वर्ग है। इसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है? 19 दी हुई है। और इसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है? 25 दी हुई है। तो ये कैसा पैटर्न है? अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसे मिल रही है हमको? दूसरी संख्या x में से एक घटाया गया है और उसका पूर्ण वर्ग किया गया है। तो अगर ये लॉजिक यहाँ पे लगा दें तो x 9 है, 9 में से अगर हम एक घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और 8 का पूर्ण वर्ग हम सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? 64। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। जब दर्पण को रेखा पी क्यू पर रखा जाएगा तो इस की आकृति कैसे बनेगी हमको ज्ञात करना है। सबसे पहला लेटर एम है तो जो सबसे पास का ऑब्जेक्ट होता है मिरर में वही उसी की आकृति उसी की दर्पण छवि सबसे पहले बनेगी। एम है तो एम सीधे ही बन जाएगा। एम की इमेज भी वैसी ही होती है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो हमें एक एक लेटर या एक एक ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाते हुए ऑप्शंस एलिमिनेशन की मेथड लगानी चाहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एम से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी सब में एल से या फिर किसी अन्य ऑब्जेक्ट से उत्तर शुरू हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस में हमको टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से इमेज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली इमेज ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हमको जो सिंपल ऑब्जेक्ट दिखते हैं मेरा इमेज के अंदर उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। पहले ये 3 त्रिभुज हैं, ये तीनों ऊपर की तरफ है। फिर दूसरे वाले में एक त्रिभुज नीचे आ जाता है, उनमें से बाकी के दो ऊपर की तरफ ही रहते हैं। फिर तीसरे वाले में ये नीचे वाला फिर से ऊपर चले जाता है। तो क्या पैटर्न चल रहा है? एक बार त्रिभुज ऊपर रहा, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर रहा, एक बार नीचे आएगा। तो चौथे वाले जो हमसे पूछा गया है उसमें किस प्रकार की आकृति बनेगी? उसमें इस प्रकार की आकृति बनेगी, ऐसी कुछ आकृति बनेगी। तो ऐसी कुछ आकृति किसमें दी हुई है? ऐसी वाली आकृति ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, 3 में नहीं है तो 3 रूल आउट हुआ। अब किस किस में बची है? 1 और 4 में। अब दूसरा पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 3 सर्कल हैं, सभी जगह 3 सर्कल हैं और एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर था वो अगली आकृति में घूम के इस कॉर्नर पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उस उसकी अगले अगली आकृति में घूम के कहाँ पे आ गया? घूम के यहाँ पे आ गया, ये देखिए। तो अब क्या होगा? फिर ये इसकी नेक्स्ट आकृति में घूम के इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो अब ये वाले कॉर्नर पे 1 और 4 ही ऑप्शन बचे हुए थे हमारे पास। 4 में तो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है तो ये भी रूल आउट हुआ। और 1 में एक स्क्वायर यहाँ ऊपर पाया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं हमको और उसके आधार पे 4 कंक्लूजन दिए हैं। इन स्टेटमेंट्स को सही मानते हुए हमको ये देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं, हमें क्या कहा गया है? ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, तो अगर ये वाला सर्कल कार्ड्स का है तो
वो किसके अंदर है, वो बॉक्सेस के अंदर है। उसके बाद क्या कहा गया है सेकंड में, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च, बॉक्सेस वाला सर्कल किसके अंदर है, टॉर्च के अंदर है। फिर थर्ड वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं, ऑल टॉर्चेस आर शूज, तो ये जो शूज वाला सर्कल है वो किसके अंदर है, वो शूज, जो टॉर्चेस वाला सर्कल है वो शूज के अंदर है। ये इस प्रकार का एक हमको वेन डायग्राम बन रहा है यहाँ पे। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, ऑल शूज आर टॉर्चेस, शूज यहाँ सबसे बड़ा वाला सर्कल है, और टॉर्चेस, टॉर्चेस उसके अंदर दिया हुआ एक सर्कल है, लेकिन ये वाला एरिया टॉर्चेस में नहीं आ रहा है, तो पहला वाला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, टॉर्च और बॉक्स, टॉर्च बाहर की तरफ है, बॉक्स अंदर की तरफ है, फिर वही लॉजिक लगेगा कि ये वाला हिस्सा तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी इसका पालन नहीं करेगा। तीसरे पे चलते हैं, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, बॉक्सेस बाहर है, कार्ड्स अंदर है, फिर यही ये वाला हिस्सा जो है ये इसका पालन नहीं करेगा, तो कंक्लूजन 3 भी फॉलो नहीं करेगा। ऑल कार्ड्स आर शूज, ऑल कार्ड्स आर शूज, कार्ड्स अंदर की तरफ है और शूज बाहर की तरफ है, तो सभी जो कार्ड्स हैं वो शूज का एक हिस्सा है, तो कंक्लूजन 4 फॉलो करेगा। अब ऑप्शन में चलते हैं, तो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। फ्रक्टस को 108 के रूप में कोडित किया जाता है, स्प्रिंटर को 119 के रूप में कोडित किया जाता है, मस्क्यूलाइन को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। 90% प्रश्न हमारे प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल हो जाते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम जानते हैं ए बी सी और इसी प्रकार एक्स वाई जेड तक 26 अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं। ए की प्लेस वैल्यू हम बोलते हैं 1, बी की बोलते हैं सी 2, सी को बोलते हैं 3, और इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू। और कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, जेड के बाद से फिर से ए बी सी लिखने को के क्रम को पालन करना पड़ता है, और ए को हम बोल देते हैं 27, बी को बोल देते हैं 28, तो इसको बोलते हैं हम सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू। ए हो जाता है हमारा 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे, और यही क्रम आगे चलता है, और जेड हो जाता है 52 पे। और कभी कभी इसके अलावा इन दोनों के साथ साथ हमको अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपोजिट लेटर क्या होते हैं, जब दो लेटर पेयर दिए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम हो, प्लेस वैल्यू का सम अगर वो 27 हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। जैसे कि ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, दोनों को जोड़ने पे मिलता है हमको 27। तो ये कभी कभी हमको अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता है। अब हमको क्या दिया हुआ है, फ्रक्टस को 108 के रूप में कोडित किया गया है। जब भी ऐसा हो कि एक छोटे नंबर के रूप में कोडित किया हो तो हमें प्लेस वैल्यू को या तो जोड़ लेना चाहिए या फिर गुणा कर लेना चाहिए, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एफ आर यू सी, एफ आर यू ये सी है, सी टी यू एस, एफ आर यू सी टी यू एस कैसे लिखा है इसको, इसको लिखा है 108 के रूप में। एफ की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारी 6, आर हो जाता है हमारा 18 पे, यू हो जाता है 21 पे, सी हो जाता है 3 पे, टी हो जाता है 20 पे, यू हो जाता है 21 पे, और एस हो जाता है 19 पे। इनको जोड़ लेते हैं, 18 और 6 को जोड़ा तो हमको मिलता है 24, 24 और 21 45, और 3 48, और 20 48 और 20 होता है हमारा 68, 68 और उसमें 20 जोड़ने के 88, 88 और एक 89, 89, 89 में अगर हम 19 जोड़ देंगे तो हमको 108 मिलेगा। तो जितनी भी हमारे पास लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। स्प्रिंटर के साथ भी ऐसे ही हुआ है क्या, देख लेते हैं। मैं सीधे प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। एस की प्लेस वैल्यू हो जाती है 19, पी की हो जाती है 16, आर की हो जाती है हमारे पास 18, आई की हो जाती है 9, एन की हो जाती है 14, टी की हो जाती है 20, ई की हो जाती है 5 और आर की हो जाती है 18। इनको जोड़ देते हैं, 19 और 16 हो जाता है 35, 35 और 18 53, 53 और 9 हो जाता है 62, 62 और 14 हो जाता है हमारा 76, 76 और ये हो जाता है हमारे पास 96, 101, 101 और 18 119। जी हाँ, यही लॉजिक लगा हुआ है। मैस्कुलाइन को कैसे लिखेंगे ये अब हमको ज्ञात करना है। MASCULINE
ई। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 13 धन 1 धन 19 धन 3 धन 21 धन 12 धन 9 धन 14 धन 5। जोड़ लेते हैं आपस में, 13 और 1 14, 14 और 19 हमारे पास हो जाएगा 33, 33 और 3 36, 36 और 21, 33 और 3 36, 36 और 21 हो जाएगा हमारे पास 57, 57 में 12 जोड़ने पे हमको मिलेगा 69, 69 में 9 जोड़ने पे हमको मिलेगा 78, 78 में 14 जोड़ने पे हमको मिलेगा 92, 92 में 5 जोड़ने पे हमको मिलेगा 97। ऑप्शन नंबर 3 हमारा 97 97 सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। कौन से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको? ये दो स्टेटमेंट दिए हैं और ये 3 कंक्लूजन दिए। कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे हमको देखना है। ऑल डब्ल्यू आर एस, ये डब्ल्यू वाला सर्कल है और एस उसके बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑल डब्ल्यू आर एस ऐसा दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, नो डी इज डब्ल्यू, अगर डी का सर्कल ये है तो डब्ल्यू का कोई उससे कनेक्शन नहीं है। एक संभावना तो ये हो सकती है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है दोस्तों? दूसरी संभावना ये हो सकती है कि डब्ल्यू तो एस के अंदर है, लेकिन ये जो डी का हिस्सा है ये एस के साथ भी तो ओवरलैप कर सकता है। माना कि वो डब्ल्यू के साथ ओवरलैप नहीं करेगा लेकिन एस के साथ तो कर ही सकता है। तो ये दो संभावनाएं, कंक्लूजन वही वैलिड होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब क्या कहा गया है? सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू, एस का कुछ हिस्सा डब्ल्यू से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे पहले वाली कंडीशन में भी कर रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में भी कर रहा है, तो कंक्लूजन 1 फॉलो। दूसरा क्या कहा गया है? ऑल एस आर डी, एस और डी के बीच में इसमें इस वाले पहले वाले प्रोबेबिलिटी में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है और इसमें भी ऑल तो नहीं है, कुछ हिस्सा हो सकता है, तो ये वाला तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तीसरे कंक्लूजन पे आते हैं, नो डब्ल्यू इज डी, नो डब्ल्यू इज डी, डब्ल्यू और डी का यहाँ पे भी कोई संबंध नहीं है, डब्ल्यू और डी का यहाँ पे भी कोई संबंध नहीं है, तो ये तीसरा वाला भी पालन करेगा। तो पहले और तीसरे एक दूसरे का, पहले और तीसरे फॉलो कर रहे हैं, बाकी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में हमें 2 नंबर के सेट दिए हुए हैं। अब इनके बीच में जो लॉजिक है उसी लॉजिक के आधार पे हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 20, यहाँ दिया हुआ है 6, यहाँ दिया हुआ है 4। संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलेगा। अगर हम 6 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 36 और 4 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 16, और इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दें तो हमको पहली संख्या मिल जाती है। तो देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले सेट में भी लगा हुआ है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है 24 और इसके बाद 27, 7 का वर्ग होता है 49 और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों का अंतर करने पे 49 में से 25 घटाने पे हमको 24 मिलता है। यही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे ये लॉजिक का पालन हो रहा है। 9 का वर्ग होता है 81 और 4 का वर्ग होता है 16। इन दोनों को अगर हम घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 11 में से 6 घटाने पे मिलते हैं 5 और 7 में से 1 घटाने पे मिलता है 6, 65। ऑप्शन नंबर 1 में ही इसी लॉजिक का पालन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। कुछ हमको कोड दिए हुए हैं, जैसे ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की बहन है। A@B का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले की बेटी, और इसी प्रकार से अन्य कोड दिए हुए हैं। हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है तो फिर बी ई से किस प्रकार संबंधित है हमको ज्ञात करना है। तो पहला वाला देखते हैं, ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या होता है? ए बी का पिता है, मतलब पहला दूसरे का पिता है। दूसरा अगर ये बी है यहाँ पे तो ए इसका पिता है, ए यहाँ पे इसका पिता हो जाएगा, ये प्लस का साइन पिता है। तो फिर बाकी के दो पे चलते हैं, बी एंड सी। बी एंड सी मतलब पहले वाला दूसरे वाले का पति है, पहले वाला दूसरे वाले का पति। पहला कौन है? बी, वो किसका पति हो जाएगा? सी का पति हो जाएगा। पति है इसलिए प्लस का साइन, और सी उसका, सी का पति है इसलिए सी माइनस का साइन, सी उसकी पत्नी हो जाएगी। सी हैशटैग डी, सी हैशटैग डी का अर्थ है पहले वाला, मतलब ए हैशटैग बी का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, तो सी किसकी बहन हो जाएगी? डी की बहन हो जाएगी। यहाँ पे ये डी मिल जाएगा हमको। अब फिर आखिरी में चलते हैं, D@E, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पहले वाला दूसरे वाले की बेटी है। पहले वाला किसकी बेटी है? दूसरे वाले की।
दूसरे वाले की बेटी मतलब ये क्या हो जाएगा, डी किसकी बेटी हो जाएगी, ई की बेटी हो जाएगी, बेटी है, तो ये माइनस का साइन। अब हमसे क्या पूछा गया है, बी और ई का क्या संबंध है, ये हमको ज्ञात करना है। तो बी हस्बैंड है, सी उसकी पत्नी है। अब क्या हो गया, डी उसकी पत्नी की बहन है और ई उसकी पत्नी की डी उसकी पत्नी की या तो पिता है या माता है। तो इन दोनों का संबंध, बी का ई से क्या संबंध हो जाएगा, बी का ई से ये इनकी इसकी बेटी का पति है, मतलब सन इन लॉ हो गया, दामाद हो गया। दामाद मतलब सन इन लॉ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न। फोन और टॉक में जो रिलेशन है, जो रीजनिंग है, वही रीजनिंग के आधार पे हमें टेलीविजन के सामने आने वाला शब्द ज्ञात करना है। हम जानते हैं फोन का इस्तेमाल किस लिए होता है, फोन से हम कौन सी क्रिया करते हैं, टॉक मतलब बात करते हैं। इसी प्रकार टेलीविजन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हम कुछ देखने के लिए करते हैं। रिमोट तो टेलीविजन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, रीड रीड हम करते नहीं है। और चैनल, टेलीविजन में भिन्न भिन्न प्रकार के चैनल पाए जाते हैं, लेकिन हम काम क्या करते हैं टेलीविजन से, वो करते हैं व्यू, देखने का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। 4 युग्म दिए हुए हैं यहाँ पे, 3 एक समान है, जो भिन्न है वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7, 343, 331। हम जानते हैं 7 है, 7 का जो घन होता है वो क्या होता है, 343 होता है। और उसके सामने जो दिया हुआ है हमें 331 दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6, 6 का घन होता है 216, और 216 में से अगर हम 10 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 206 मिलता है। मतलब यहाँ पे तो ये घन हो गया, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में -12 का अंतर हुआ। यहाँ पे 6 और फिर दिया हुआ है 216, और उसके बाद दिया हुआ है 206, मतलब ये -10 का अंतर हुआ। फिर 5 है, 5 का घन होता है 125, और 125 में से अगर हम 10 घटा दें तो हमको मिलता है 115। इसी प्रकार 4 है, 4 का घन होता है 64, और 64 में से अगर हम 10 घटा दें तो हमको मिलता है 54। मतलब कि इन दूसरे, तीसरे और चौथे में पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हो रही है x का क्यूब, और तीसरी संख्या हो रही है x का क्यूब -10, लेकिन इसमें हो रहा है -12। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।